IVM। फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जमाया अपना रंग और वो बन गए दुबई के दबंग, यानी कि साल 2021 वर्ल्ड T20 चैंपियन। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। नए हफ्ते की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, यानी कि ऑस्ट्रेलिया पहली बार T20 फॉर्मेट में चैंपियन बना है। 14 साल का लंबा इंतजार था ऑस्ट्रेलिया के लिए। 2007 से ये फॉर्मेट शुरू हुआ था और पहली बार वर्ल्ड कप तब भारत ने जीता था। उसके बाद जब भी T20 वर्ल्ड कप हुआ, एक नया चैंपियन हमें मिला। और इस बार भी यही कयास लगाए जा रहे थे कि क्या ये मिथक टूटेगा, क्या ये टोटका जो चला आ रहा है T20 वर्ल्ड कप में कि हर साल एक नया चैंपियन मिलता है, क्या इस बार भी कुछ ऐसा होगा। और ठीक वैसे ही हुआ। डेविड वार्नर और मिचेल मार्श की धुआंधार बल्लेबाजी और उससे ठीक पहले जोश हेजलवुड और एडम जंपा के साथ साथ कमिंस ने जिस तरह की गेंदबाजी की, उसने इस बात को तय कर दिया था कि ऑस्ट्रेलिया का इस बार सपना जरूर पूरा होगा। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम जो वर्ल्ड कप में जब पहुंची थी तो 3 बायलैटरल सीरीज वो हार कर आए थे और किसी के भी ज़हन में नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया एशियाई कंडीशंस में वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचेगी और उसके बाद ट्रॉफी भी जीतने में कामयाब रहेगी। ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा क्या खास किया जिसकी वजह से वो चैंपियन बने, और न्यूजीलैंड एक बार फिर फाइनल में पहुंच के कैसे चोक कर गई, इस पर बातचीत करेंगे। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं। निखिल चोपड़ा, पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर रह चुके दिल्ली के लिए, और अभी के कमेंटेटर हैं वो। अभी लगातार वो मैचेस वर्ल्ड कप में कमेंट्री कर रहे थे। साथ ही अयाज मेमन हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और कई बार ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने चैंपियन बनते देखा है। और आज अयाज सर से भी जानेंगे कि ये ऑस्ट्रेलिया ऐसा क्या करती है कि बड़े मैचेस में आके वो इतनी खतरनाक टीम बन जाती है, जो इससे पहले बांग्लादेश जैसी टीम से भी बायलैटरल सीरीज हार के आई थी। लेकिन चर्चा की शुरुआत निखिल भाई आपसे ही कर लेते हैं। आपने गोल्फ कोर से कल एक वीडियो डाला था और उसमें डाला था कि कौन लगाएगा बड़े बड़े छक्के, और दो नाम आपने लिए थे, मार्टिन गुप्टिल और डेविड वार्नर। तो डेविड वार्नर आपकी जो भविष्यवाणी है उन्होंने सही साबित कर दी। जी देखिए, बड़े मैच में फर्क यही है राजीव भाई, इसमें तो हम सब जानते हैं, कोई संदेह नहीं है। डेविड वार्नर जो है वो क्वालिटी प्लेयर है, और किस तरीके से बड़े मैच में ये क्वालिटी प्लेयर्स की वापसी करनी होती है, एक वो मानसिक तरीके से आपकी तैयारी किस तरीके से रहती है, इन सब खिलाड़ियों को पता होता है कि वापसी कैसे करनी है। और जिस स्ट्राइक रेट से वो रन बनाते हैं तो वो मुकाबला एक तरफा कर देते हैं, और ये हम सब जानते हैं। कल हैरान था, मिचेल स्टार्क जो है वो काफी रन उन्होंने अपनी 4 ओवर में दे दिए। पिटाई भी हो रही थी, 10 ओवर में 43-45 रन थे न्यूजीलैंड के, पर फिर भी एक बड़ा स्कोर उन्होंने स्कोर बोर्ड पे दर्ज किया था। पर साथ में मैंने उस वीडियो में एक और चीज डाली थी, जो कप्तान टॉस जीतेगा राजीव भाई, उसको एक एडवांटेज रहता है। अगर आप ट्रेंड देख लीजिए, जैसे जैसे मौसम और ठंडा होता जा रहा है या बदल रहा है, जो भी कप्तान टॉस जीता, पहले गेंदबाजी का फैसला किया, चेस करना उनके लिए आसान हो गया। अब चाहे थोड़ी सी कम ओस भी आए हो या जो हवा की नमी है उससे भी विकेट जो है वो थोड़ा सा और मजबूत हो रहा है, वो मिट्टी जो है वो इकट्ठा होके बॉल बैट पे और अच्छा तरीके से आ रहा था। मेरा सिर्फ यही है कि हम सब जानते हैं कि टॉस कितना एक अहम कड़ी है इन मुकाबलों में, खास तौर से 20-20 ओवर के मुकाबलों में। क्या ये मुकाबले और खास तौर से विश्व कप ऐसे नहीं होने चाहिए कि 40 ओवर तक कोई फर्क ना पड़े विकेट में, दोनों टीमों के लिए बराबर रहे, जो कंपटीशन का लिहाज है वो जरूरी है। आप 1 घंटा पहले भी मुकाबले स्टार्ट करने को देख सकते हैं, क्योंकि विश्व कप है। आप नहीं चाहते कि बिल्कुल सिक्का अगर आपके पक्ष में नहीं गिरा तो एक टीम को इतना एडवांटेज हो जाए तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा यह मानना है कि कम से कम दोनों टीमों के लिए 40 ओवर तक वो बराबरी होनी चाहिए, कंडीशंस कम से कम। यार सर, बड़े आराम से आप चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। क्या ऑस्ट्रेलिया ने ऐसे ही आराम से चाय की चुस्कियां ली होंगी रात में, या कुछ और हुआ होगा पार्टी? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो पार्टी के लिए जानी जाती है। बेशक मेरे ख्याल से बहुत लंबी अब तक शायद पार्टी चल रही होगी, क्योंकि विश्व कप जीतना बहुत बड़ी बात है, और खास करके ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि पिछले 3-4 साल से जैसे हम जानते हैं कि काफी विवाद रहा है, टीम में कंट्रोवर्सी रही है। पहले कैप्टन को स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर को लेके, उसके बाद फिलहाल पिछले 1-1.5 साल में जस्टिन लैंगर के साथ भी काफी उतार चढ़ाव हुआ है उनका ड्रेसिंग रूम में। कोच जो है जस्टिन लैंगर। तो ये जीत जो आ रही है, ये बहुत बड़ी जीत सही टाइम पे आई है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और मुझे लगता है यहाँ से आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट फिर से उरूज पे आएगी, जिस तरह से 20 साल पहले थी या 25 साल पहले थी, क्योंकि उनमें उनके पास प्लेयर्स ऐसे जबरदस्त प्लेयर, एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस गिर गया था, एक अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था, लेकिन ये जीत की वजह से
काफी कुछ जो है जो प्रॉब्लम थी उसके बाद इसलिए फिर जाएगी और फिर से वो स्टार्च कमीज जो हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की, जैसे वो उतरते हैं मैदान पे चैंपियंस की तरह, वो हमको देखने मिलेगा हर फॉर्मेट में, ना सिर्फ T20 में लेकिन ODIs में भी और टेस्ट क्रिकेट में भी, क्योंकि उनके पास बल्लेबाज है, उनके पास गेंदबाज है और उनके पास जो, जैसे निखिल ने एक रेफरेंस दिया और ये आपने दिया कि बिग मैच, बिग ओकेजन पे किस तरह से खेलना है, मैचेस कैसे जीतना है, वो अच्छी तरह जानते हैं और यही हमने कल देखा न्यूजीलैंड के खिलाफ। यार सर 3 बायलैटरल सीरीज हार के आए थे, इवन बांग्लादेश जैसी टीम ने उनको चारों खाने चित कर दिया था, और जब वो पहुंचे हैं यूएई के मैदानों पर और जब वो क्वारंटीन हुए, किसी ने उनको रेट भी नहीं किया था कि वो वर्ल्ड कप जीतने जा रहे हैं। सडनली ऐसा ट्रांसफॉर्म, क्या आपके नजरिए से आप क्या देख पा रहे हैं? फिर मैं निखिल भाई से पूछूंगा। नहीं, मुझे लगता है कि देखें 2-3 चीजें, जैसे अभी हम इवेंट होने के बाद देख रहे हैं तो कुछ चीजें सामने हैं, पिक्चर थोड़ा सा ज्यादा क्लियर आ रहा है। एक तो ये कि बांग्लादेश जो टीम गई थी, मैथ्यू वेड कैप्टन थे, काफी प्लेयर्स जो थे उनके इंपॉर्टेंट प्लेयर्स वो नहीं थे, वेस्ट इंडीज में भी हार हुई और मेरे ख्याल से वो उनके लिए एक लर्निंग कर्व था। और बड़ी बात जो हुई है कि उनके काफी जो खास करके बॉलर्स में जो प्लेयर्स थे, कमिंस, मिचेल स्टार्क, एडम जैम्पा, ये सब प्लेयर्स फिर आईपीएल का सेकंड स्टेज नहीं खेले थे, यानी बिल्कुल फ्रेश आए थे, कोई थकान महसूस नहीं थी। जॉश हेजलवुड जो गजब की गेंदबाजी की कल उन्होंने, वो इसलिए ज्यादा खेले और मेरे ख्याल से आए भी क्योंकि वो नए नए आए हैं, नया उनकी जगह बनी थी इन T20। 3-4 साल पहले अगर आप देख लें तो T20 में उनकी जगह नहीं बनती थी। तो जिस तरह से वो इम्प्रूव करते हैं, आईपीएल को उन्होंने यूज किया इम्प्रूवमेंट के लिए और इसी वजह से उनके पास प्लेयर्स बहुत अच्छा है। जाहिर है कि डेविड वार्नर का फॉर्म में आना बहुत बड़ा एक पहलू था उनकी जीत में। मिच मार्श जो भी नहीं खेल रहे थे आईपीएल में, ये प्लेयर्स बड़े फ्रेश थे और उनमें उनके अंदरूनी कंपटीशन उनमें भी है, उनको भी उनके प्लेयर्स भी चाहते हैं कि अपनी जगह बने रहे, ये सिर्फ नहीं कि इंडिया में ही कंपटीशन है। तो ये सब प्लेयर्स जो हैं कोई 20-22 साल के है नहीं, सब बड़े नामचीन दिग्गज प्लेयर्स हैं जो अपनी जगह और मजबूत कर रहे हैं। आए थे फ्रेश, हार जो हुई बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने सीखा, थोड़ा सा किस्मत ने साथ दिया कि साउथ अफ्रीका बांग्लादेश को बड़े मार्जिन से नहीं हराई, वरना साउथ अफ्रीका क्वालिफाई हो जाती नेट रन रेट पे, लेकिन वो किस्मत, वो गुड फॉर्चून को उन्होंने पूरी तरह इस्तेमाल किया। क्योंकि निखिल भाई, अयाज सर ने हेजलवुड की बड़ी तारीफ कर दी है। मैं हेजलवुड का भी ग्राफ देख रहा था, वो आईपीएल में खेले, चैंपियन चेन्नई सुपर किंग के लिए उन्होंने बहुत शानदार स्पेल डाला और चेन्नई चैंपियन बन गए। ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त स्पेल डाला फाइनल में, 4 ओवर में 16 रन 3 विकेट। एक्चुअल मेरे लिए तो मैन ऑफ द मैच वही थे, हालांकि मिचेल मार्श को मैन ऑफ द मैच दिया गया। बट आपको लग रहा है अगर पूरे ओवरऑल टूर्नामेंट में हम गेंदबाजी की बात करें तो हेजलवुड तेज गेंदबाजों में नंबर 1 होंगे, क्योंकि मिचेल स्टार्क को कल 4 ओवर में 60 रन पड़े हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के नंबर 1 गेंदबाज है। जी राजीव भाई, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मजे की बात यह है कि जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की चेन्नई के लिए, जब वो खेल भी रहे थे, जितना समय उन्होंने इन पिचेस पे गेंदबाजी करने में लगाया, वो सीखते चले गए। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज हैं, जब ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी करते हैं तो एक अलग लेंथ पे गेंदबाजी करनी होती है। आप जब एशिया में आते हैं तो अलग एक लेंथ पे रहती है। आप जब लगातार दुबई, अबू धाबी में खेल रहे हैं मुकाबले, तो एक अलग किस्म की लेंथ रहती है। अबू धाबी में तेज रहता है विकेट, उछाल अतिरिक्त है। दुबई में चाहे उतनी गति ना हो, उछाल थोड़ा सा कम हो, लेकिन आप थोड़ा सा एक अलग लेंथ पे डालने को देखते हैं। वो सीख गए और किस तरीके से क्या फील्ड के साथ गेंदबाजी करनी है, और यही रहता है। आप चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जब भी कोई गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा है, वो अपनी कंडीशंस को समझे कि मैंने इन कंडीशंस को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। ये वो बहुत बढ़िया तरीके से कर पाए और कोई मौका नहीं दिया कि वो कोई भी बल्लेबाज आके उनके खिलाफ रन बना सके। और जब वो गेंदबाजी कर भी रहे थे तो फील्ड के मुताबिक कर रहे थे। पर मैं अयाज सर से सवाल तो राजीव भाई आपने अधूरा ही छोड़वा दिया। आपने सवाल पूछा था कि ऑस्ट्रेलिया कल कैसे सेलिब्रेट कर रही होगी, वो दूसरी तरफ चले गए। अयाज भाई वो तो मुद्दे के बाद तो बताइए। वो क्या आया सर, फोन पे बता देंगे। मेरा एक एक्सपीरियंस है राजीव, मैं यहाँ पे बताऊं आपको कि 1987 में जब वर्ल्ड कप जीती थी एलन बॉर्डर की टीम कलकत्ता में, हाँ इंग्लैंड को हराया था, तो उन दिनों इतनी सिक्योरिटी होती नहीं थी और जर्नलिस्ट जो जाते थे कैप्टन से मिलने या मैनेजर से मिलने, उनको एंट्री मिल जाती थी ड्रेसिंग रूम में मैच के बाद, अगर आप परमिशन ले लेते हो। और मैंने जब वहां पर एंट्री ली कि जब फाइनल जीत लिया था ऑस्ट्रेलिया ने,
तो जो धूमधाम मच रहा था उनके ड्रेसिंग रूम में, वो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते, क्योंकि एक नई टीम थी उन दिनों। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है काफी डिफिकल्ट पोजीशन से निकली थी। लिली, मार्श, चैपल रिटायर हो गए थे। ये एक यंग टीम थी, बून, जेफ मार्श, डीन जोन्स वगैरह उस टीम में खेल रहे थे। और वो जिस तरह से उन्होंने सेलिब्रेट किया, एलन बॉर्डर बेचारे जो सबसे बड़े खिलाड़ी थे और उम्र में भी सबसे बड़े थे, उनको आके हम लोगों से एक ऐसे बेचारे एम्बैरेसमेंट में कहा कि भाई इनकी आज इनका दिन, इनको सेलिब्रेट करने दीजिए, डोंट माइंड व्हाट दे आर डूइंग, ऐसे भी। लेकिन यार सर, आपने डोंट माइंड की बात की, क्या एसआरएच भी डोंट माइंड कह पाएगा? जिस तरह से डेविड वार्नर ने बैटिंग की है, उनको रिटेन नहीं किया, उनकी कप्तानी छीन ली गई, और शायद कहीं ना कहीं आईपीएल में जो एक बेइज्जती हुई थी, इंसल्ट हुई थी, वो कहीं ना कहीं ज़हन में थी डेविड वार्नर के, जब इस टूर्नामेंट में उतरे हैं खेलने के लिए। आप देखें, दोनों जो एसआरएच के दिग्गज खिलाड़ी थे ओवरसीज, केन विलियमसन और डेविड वार्नर, दोनों ने ही जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस दिया। विलियमसन ने इस मैच में जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, तो मुझे लगता है कहीं वेस्ट इंडीज में बैठे गेल और रसेल सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों नहीं खेल सकते हैं, जिस तरह से छक्के लगाए उन्होंने मिचेल स्टार्क को। लेकिन ये जरूर है, मुझे सर एक थोड़ा सा इशारा मिला। वीवीएस लक्ष्मण जब पोस्ट मैच में बात कर रहे थे तो तारीफ की डेविड वार्नर की, और उन्होंने कहा कि बहुत जबरदस्त प्लेयर है, टीम मैन है वगैरह। तो शायद एक रीथिंक हो एसआरएच में, मुझे पता नहीं है कैप्टनसी मिले या ना मिले, लेकिन उनको टीम में रखना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी हो गया। लेकिन उनका डिमांड दूसरे टीम्स के लिए भी बहुत बढ़ जाएगा, मेगा ऑक्शन आने वाला है। और जाते जाते अब लक्ष्मण तो जा रहे हैं एनसीए के चीफ बनने, वो अब मेंटोर रहेंगे नहीं। अब क्योंकि निखिल भाई को आज बड़ा थोड़ा सा दर्द होगा, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में एडम जंपा ने अच्छी गेंदबाजी की और मैन ऑफ द सीरीज यानी मैन ऑफ द टूर्नामेंट वार्नर को दे दिया गया। अब बतौर गेंदबाज मुझे भी बड़ा बुरा लगता है, पूरा टूर्नामेंट हम जिता रहे मैच और सडनली डेविड वार्नर आए और दरवाजे पे बारात पे नाच के और महफिल लूट ले गए। ये हर्षदीप कसाड़ साहब का सवाल है, और उनका कहना है कि एडम जंपा शुड बी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इंस्टेड ऑफ डेविड वार्नर। आपको भी यही लगता है निखिल भाई? बिल्कुल, इसमें कोई तो राय नहीं है राजीव भाई। और हैरान होता हूँ कि आप उनके हर मैच में देख लीजिए, एक तो उन्होंने किफायती गेंदबाजी की है और मैच विनिंग बॉलिंग की है, 5 विकेट उन्होंने एक मुकाबले में निकाले हैं। और डेविड वार्नर कुछ मैचेस उनके खाली गए हैं, कुछ में चलिए रन बनाए हैं, फाइनल में उन्होंने रन बनाए, पर एडम जंपा ने भी बढ़िया गेंदबाजी की है। ये दिक्कत ही है, हम स्पिनर्स को ना ये T20 फॉर्मेट में राजीव भाई मजदूर की तरह रखे हुए हैं। विकेट अच्छी होती है तो पिटाई पड़ती है, जब विकेट जब अपने मतलब की होती है, विकेट निकालते हैं तो फिर भी बैट्समैन को दे देते हैं। तो ये बहुत नाइंसाफी है। ऐसा वाकई नाइंसाफी है, निखिल भाई ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की गेंदबाजी की है एडम जंपा ने इस टूर्नामेंट में, इवन फाइनल में जब इतना हाई स्कोरिंग मैच था, 170 आउट बना दिया न्यूजीलैंड ने, वहां पर भी सबसे किफायती गेंदबाजी एडम जंपा ने की। देखिए, मुझे लगता है कि मैं भी इससे बिल्कुल सहमत हूँ कि एडम जंपा जो थे उनके एक्चुअली मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर थे। डेविड वार्नर बहुत अच्छी लय में आए और टुवर्ड्स द एंड, और देखिए डेविड वार्नर का कंट्रीब्यूशन नॉकआउट दोनों मैचेस में बहुत जबरदस्त रहा है। शायद इसी वजह से थोड़ा सा बैलेंस उनकी तरफ टिल्ट हो गया। और ये भी है कि वार्नर जब चले तो ऑस्ट्रेलिया मैच जीती, जब वार्नर नहीं चल रहे थे तो मैच फंस रही थी ऑस्ट्रेलिया से, शायद ये हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर मुझसे पूछा जाए तो एक जमाने में मैं भी थोड़ी बहुत ऑफ स्पिन गेंदबाजी कर लेता था निखिल के जैसा, तो मैं कहूंगा कि स्पिनर्स के साथ बहुत नाइंसाफी हो गई है। बहुत कॉम्पिटिशन हो रहा है निखिल भाई अब तो। मैं बता रहा हूँ, ये अयाज भाई जो है ना, ये मुझे पता है, ये ऑफ स्पिन करते करते जो आज भी अपने वो लकीरों के बीच में दूसरा डालते ना, ये तब से सीखे हुए हैं। तो चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे न्यूजीलैंड टीम की बात करेंगे कि लगातार आईसीसी टूर्नामेंट्स में फाइनल में पहुंचने के बाद ये टीम कहां पर चोक कर रही है, और केन विलियमसन क्या मॉडर्न क्रिकेट के सबसे बढ़िया बल्लेबाज है। ये अयाज सर ने भी ट्विटर पे सवाल पूछा था कि मॉडर्न क्रिकेट के ऑल फॉर्मेट में अगर क्या बेस्ट बैट्समैन है। इस पर निखिल भाई की भी राय लेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। Eventually, you'll see the end of your childhood. Get accustomed to womanhood. Enjoy the experience of sisterhood. Might get to wifehood. Or not. Choose motherhood Or not.
You'll learn to define your personhood, Earn a livelihood, change the neighborhood. and get rid of the falsehood that life post academia is easy. So join me, Ritasha, And me, Ayushi, on a journey from station starting point to station, what now? next station, Pudil station, and hopefully Agla station, adulthood. Fresh episodes out every Thursday. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने बात ऑस्ट्रेलिया की जीत की। अब हम न्यूजीलैंड के शानदार प्रदर्शन की बात कर लेते हैं। पिछले 6 सालों में 4 वो आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल में पहुंच चुके हैं और ये बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड है क्योंकि तीनों फॉर्मेट में यानी 50 ओवर की क्रिकेट में, 20 ओवर की क्रिकेट में और टेस्ट क्रिकेट, ये तीनों आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल में खेले हैं और केन विलियमसन इन तीनों में कप्तानी कर चुके हैं। बाबा अंदाजा लगा सकते हैं कि ये न्यूजीलैंड की टीम कितनी कंसिस्टेंट रही है। अब निखिल भाई, लेकिन मुद्दा ये है कि 19 में हार गए फाइनल में, अब 21 में हार गए, फिर फाइनल में एक टेस्ट चैंपियनशिप जीते हैं। वो कैसे आप देख रहे हैं ओवरऑल न्यूजीलैंड ने जिस तरह से इस टूर्नामेंट में खेला? राजीव भाई, बहुत ही हम लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्लिनिकल परफॉर्मेंस रही है। हर टीम के खिलाफ वो अपने एक योजना बना के आते हैं, हर टीम एक योजना बना के आती है। पर मजे की बात ये देखिए कितनी खूबसूरती से वो योजना को अमल करते हैं। कल भी जब पहले बल्लेबाजी कर रहे थे 10 में 43-45 थे, थोड़ा सा फंस गए, सबको लग रहा था कि ये मुकाबला जो है एक तरफा हो जाएगा। उसके बाद केन विलियमसन ने आके जिस तरीके से रन बनाए, वो बड़े प्लान तरीके से कौन से गेंदबाज को किस समय किस स्टेज पे टारगेट करना है, जो फील्ड सजाई जाएगी, वो बहुत गहराई से वो एक योजना बनाते हैं और इसीलिए इतनी सफलता, इतनी कंसिस्टेंटली वो सफलता नजर आ रही है। और ये मैं दाद देता हूँ कि केन विलियमसन की प्लानिंग रही है। जिस तरीके से वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में देख लीजिए, 2019 के विश्व कप में देख लीजिए और 2021 के T20 के ये वर्ल्ड कप में देख लीजिए, ये योजना के साथ साथ अमल बहुत खूबसूरती से करते हैं और शांत रखते हैं। और मजे की बात ये है कि टीम को ना वो कभी भी आगे बढ़ने नहीं देते, इन द सेंस कि वो हमेशा अंडरडॉग प्ले करने को देखते हैं। आप केन विलियमसन का कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिएगा, फाइनल से पहले या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से पहले, वो कह रहे थे नहीं, भारत बहुत बढ़िया टीम है, हमारे को बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी इनको हराने के लिए, फेवरेट्स वही हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो एक, जैसे कहते हैं ना, टीम है एक खिलाड़ी जो लीडर को पकड़ने की कोशिश करता है, चाहे खुद लीड कर रहा हो, लेकिन एक वो मेंटल पिक्चर बनाता है कि हमसे आगे कोई है, और उसी तरीके से टीम में वो भूख पैदा करते हैं। और इसीलिए बेस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप लीडर होते हैं, आप अपने आप को कहते हैं कि नहीं हम बढ़िया टीम है, तो वो भूख कम नजर आती है। पर केन विलियमसन वो नहीं होने देते, इसीलिए मैं मानता हूं कि इतनी कंसिस्टेंट टीम रहती है। या सर, मुंबई में कहते हैं कि एड़ा बन के पेड़ा खाना, यानी कि आप दिखे ना कि आप बहुत बड़े बल्लेबाज हैं और पेड़ा हर बार खा जाते हैं। तो केन विलियमसन बतौर कप्तान भी एड़ा बन के पेड़ा खाते हैं और बतौर बल्लेबाज तो कल खा ही लिया उन्होंने एड़ा बन के पेड़ा। नहीं, मेरे ख्याल से यानी वो मुंबई के जो कहना है वो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन मेरे ख्याल से जो जिस तरह से केन विलियमसन ने अपनी टीम को संभाला है और खुद उभर के आया एज अ बैट्समैन, इसी टूर्नामेंट में फाइनल के पहले उनका स्ट्राइक रेट था 100 से हल्का 94-95, लेकिन जिस तरह की पारी खेली और खास करके मिचेल स्टार्क की धुलाई की, ये बताता है कि उनके पास वो स्ट्रोक से पावर नहीं होगा, 100 मीटर नहीं मारते, लेकिन 100 मीटर मारने की जरूरत नहीं, 6 रन आपको चाहिए तो 75 पे मार के आप 6 ले सकते हैं। और जिस तरह से किस टाइम पे, जैसा निखिल ने कहा कि योजना जो उनका प्लान होता है, एक एक मैच सिचुएशन में किस तरह से क्या अप्रोच होना चाहिए, उसमें बदलाव क्या आना चाहिए। शुरुआत धीमी थी, फिर 1-2 ओवर जो थे उनके पास जो जिसमें उनको एक्सप्लॉइट करना था, तो उन्होंने चुना भी किसको, मिचेल स्टार्क को, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर था। मिचेल स्टार्क से उम्मीद थी ऑस्ट्रेलिया को कि पहले ही शुरू में ही वो ब्रेक थ्रू दिलाएंगे पावर प्ले में, वो हुआ नहीं। तो बॉलर ऑटोमेटिकली, बड़े कितना भी बड़ा बॉलर हो, वो प्रेशर में आता है, और प्रेशर में आता है तो उसका फायदा आप कैसे उठाएंगे एज अ बैट्समैन। एक छक्का लगा, एक ड्रॉप कैच जरूर मिली, वो उस लक का, उस खुशकिस्मती का फायदा उठाने के लिए आपके पास वो दमखम होना चाहिए, हुनर में टैलेंट होना चाहिए और दिमाग भी होना चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर आप देखिए हर मैच में जो उनका सिचुएशन आया है, 2019 के वर्ल्ड कप में भी उनकी पारी बहुत अच्छी थी, मैच नहीं जीत पाए, बैड लक था उनका। इसी साल 2021 में जब वर्ल्ड चैंपियनशिप, टेस्ट चैंपियनशिप थी, आखिरी दिन पर रन चाहिए थे, तो रन किसने दिए, केन विलियमसन और रॉस टेलर। अगर केन विलियमसन जल्दी आउट हो जाते तो ये मैच इंडिया जीत जाती थी। लेकिन हर बिग सिचुएशन में, हर जहां पर जिम्मेदारी उन पर ज्यादा बढ़ती है, उनका परफॉर्मेंस और बेहतर होता है। तो मुझे लगता है कि आप वनडे फॉर्मेट ले लें, टेस्ट में तो हम जानते हैं कितने बड़े खिलाड़ी है,
और T20 में जिस तरह से खुद की बैटिंग बताया उन्होंने करके सकते हैं और जिस तरह कह सकते हैं तीनों ही लाजवाब। निखिल भाई, ट्विटर पे अयाज सर ने एक सवाल कल डाला था और इस पे काफी रिएक्शंस भी आए थे कि मॉडर्न क्रिकेट में क्या तीनों फॉर्मेट यानी ऑल फॉर्मेट में बेस्ट बैट्समैन है केन विलियमसन। इसका जवाब मैं आपसे भी जानना चाहूंगा। राजीव भाई जी, और उसका कारण ये है कि जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं, आप देखिए आसान नहीं होता है कि जब आप एक दफे से क्रिकेट खेल रहे हैं, आप अपने आप को किस तरीके से उस शैली में ढालते हैं। टेस्ट क्रिकेट में एक अलग अंदाज से आपको गेम रीड करना पड़ता है, आपको एक गेंदबाज को थोड़ा सा और सम्मान देना होता है। और कल भी देख लीजिए T20 में जिस कंसिस्टेंसी से उन्होंने रन बनाए, मेरे ख्याल में पहली 10 या पहले 12 गेंदों में उनके पास 5 या 7 ही रन थे, वो 7 गेंदे जो है वो पीछे चल रहे थे। उसके बाद देखिए 58 गेंदों में किस तरीके से एक गियर बदला उन्होंने, और उस कंसिस्टेंसी से रन बनाते हैं। आप विश्व की किसी भी टीम को आज पूछ लीजिए, जितनी इज्जत केन विलियमसन को बतौर बैट्समैन है शायद ही किसी और की होगी, क्योंकि उनकी कंसिस्टेंसी की वजह से हर टीम के खिलाफ वो जाके बल्लेबाजी करने जाते हैं। हर टीम जो है उनके खिलाफ एक योजना बनाती है कि भाई न्यूजीलैंड का ना सबसे पहले इस खिलाड़ी को रोकना है 3 नंबर पे, क्योंकि ये वो गोंद है जो पूरे बैटिंग ऑर्डर को जोड़ के रखेगा। ये खड़े रहेंगे तो बाकी खिलाड़ियों को भी खिलाते चले जाएंगे। ये खासियत है केन विलियमसन की, ये अद्भुत एक कला है। अया सर, खासतौर से केन विलियमसन ने जो आपने बात की मिचेल स्टार्क को टारगेट किया, कल मैं देख रहा था जब वो राउंड द विकेट गेंदबाजी करने आए, थोड़ा शफल किया और कोशिश कर रहे थे वो एंगल को अपने पैर पे लें और वहां से उन्होंने 2 छक्के लगाए फ्लिक करके। ये भी एक एक्सपीरियंस है और एक तरह से एक एग्जांपल वो सेट कर रहे थे कि जो अच्छा टेस्ट का बैट्समैन है वो T20 में बिना ताकत के आपको रन बना के दे सकता है। उसका एक बड़ी मिसाल कल के मैच में हमें देखने को मिली कम से कम। बेशक देखिए, मिचेल स्टार्क के पास गति है, पेस है, और अगर वो आपके पैरों पे डालते हैं तो वो उनका स्ट्रॉन्ग जोन है केन विलियमसन का, जैसे इंडियन बैट्समैन का होता है अक्सर। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो लेग साइड पे जाकर इनसाइड आउट खेलेंगे, कवर के ऊपर मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो अपनी ताकत सही समझता है, जो बॉलर की साइकोलॉजी समझता है और इससे उसने एंटिसिपेट करता है कि कहाँ गेंद आएगी, क्योंकि आपको अपनी स्ट्रेंथ पे भी खेलना है तो पहले आपको ये पता लगना पड़ेगा कि लाइन और लेंथ क्या डालेगा गेंदबाज, वो समझना बहुत जरूरी होता है। मेरे ख्याल से केन विलियमसन की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि हर साल अगर आप उनकी प्रोग्रेस देखेंगे पिछले 10 साल से, अंडर 19 क्रिकेट में वो विराट कोहली के साथ खेले हुए, लगातार उनके साथ कदम चल रहे हैं उनके एज अ परफॉर्मर न्यूजीलैंड के लिए, और उनका कर्व जो है इम्प्रूवमेंट का पिछले 3-4 साल में और बढ़ता जा रहा है। यानी कि कैप्टनसी के बोझ के बावजूद उनका परफॉर्मेंस जो है और इम्प्रूव होता जा रहा है। तो ये बताता है कि उनमें एक तो कितनी ख्वाहिश है, एम्बिशन भी होनी चाहिए, अपने आप को कितना फिट रखते हैं। और अक्सर कैप्टन जो 5-6 साल कैप्टन होते हैं उनके पास एक प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाती है कि बैगेज बढ़ता जाता है, बहुत प्रेशर बढ़ता जाता है। ये जाहिर है कि इंडियन कैप्टन पे ज्यादा होता है, क्योंकि इतनी जबरदस्त फॉलोइंग इंडिया में, न्यूजीलैंड में अगर तुलना करें तो इतनी फॉलोइंग है नहीं, तो प्रेशर बहुत कम है। बहरहाल उसके बावजूद कैप्टन है, टीम को भी लीड करना है। अगर प्लेयर्स आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस, उनका खुद का परफॉर्मेंस भी इतना अच्छा नहीं आएगा। तो ये सब चीजें देखते हुए मुझे लगता है कि केन विलियमसन एक बहुत बड़ी मिसाल है फिलहाल इंटरनेशनल क्रिकेट में एज अ रोल मॉडल क्रिकेटर एंड कैप्टन। निखिल भाई, जैसा अयाज सर कह रहे हैं कि पिछले 4-5 सालों में उनका ग्राफ बहुत तेजी के साथ बढ़ा है, मुझे तो लग रहा है ग्राफ के साथ साथ उनकी दाढ़ी भी बहुत तेजी के साथ बढ़ी है और WG ग्रेस के टाइप उनका लुक आने लगा है। और जब भी वो परेशान होते हैं तो खुजाते जरूर है। वो कल कई बार ईस्ट टूडी की वजह से वो अपनी दाढ़ी खुजाते हुए नजर आए, क्योंकि आधी पिच में वो गेंद डाल लेते और कोई ड्यू फैक्टर नहीं था, कोई कुछ नहीं था। बीइंग अ स्पिनर, निखिल भाई कैसे आप देखते हैं वो क्या साइकोलॉजिकल हो जाता है कि पहली बॉल पे अगर छक्का पड़ जाए तो आपके हाथ से बॉल नहीं निकलता है? और डर गए थे कल ईस्ट टूडी, ऐसा लगा जिससे न्यूजीलैंड के रिजल्ट पे बड़ा फर्क पड़ गया कल। राजीव भाई, बड़ा फर्क रहता है। आपने बड़ा एक अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि शायद आप खुद भी एक स्पिनर रह चुके हैं, तो स्पिनर से स्पिनर का दर्द जो है आप समझते हैं। ये बिल्कुल सही कहा। जब एक बल्लेबाज छक्का मारता है ना, तो एक गेंदबाज फिर पता चलता है कि वो डरने लगता है गेंद आगे डालने से, क्योंकि एक कहीं ना कहीं जहन में एक स्पिनर के रहता है कि यार पीछे से छक्का लग जाए तो चलो फिर भी वो सोच सकते हैं, लेकिन आगे से छक्का नहीं खाना। तो चाहे वो सबकॉन्शियसली वो चाह रहा हो कि आगे से छक्का नहीं खाना, तो डर जाता, तो फिर वो नीचे फेंकने लग जाता है।
ये टाइम होता है। लीडरशिप आपको तभी समझ में आती है जब एक गेंदबाज एक परेशानी के दौर से चल रहा हो, तो एक बतौर लीडर उसके कंधे पे जाके हाथ पे रखे कि गुरु आगे डाल लो, कोई बात नहीं, सामने से छक्का खा ले कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सामने से छक्के खाने का मतलब है कि बतौर गेंदबाज आपके पास भी 50% चांस है कि बैट का सेंटर मिस करेंगे, कहीं बीट कराओगे तो चांस है विकेट निकालने के लिए, पीछे डालोगे छक्का खाएंगे तो कोई चांस नहीं बनेगा। तब वो लीडरशिप क्वालिटी का पता चलता है कि कौन कप्तान इस चीज को रीड कर पाए कि यार मेरा गेंदबाज जो इतने पूरे टूर्नामेंट में आगे डाल रहा था एकदम से पीछे क्यों डाल रहा है। तो ये लीडरशिप क्वालिटी का पता चलता है, ये आना चाहिए एक कप्तान को। बाकी आज भाई बताएंगे सफेद बाल करके, आज भाई ठीक है कि नहीं। अरे सर एक चीज जो नजर आई पिच में, कि पिच में टर्न था कल, मिस सैटनर को टर्न मिला 2-3 बॉलें जब उन्होंने स्लो डाला और मिचेल मार्श के सामने से बॉल लंबा घूमा। ये बात भी ईश सोडी को दिखनी चाहिए थी, इतनी छोटी बॉलें डाली। आपको लग रहा है ईश सोडी के स्पेल ने न्यूजीलैंड को ऑलमोस्ट मैच से आउट कर दिया, तो एक अच्छा स्पेल हो सकता है, न्यूजीलैंड इस मैच को जीत सकता था। मुझे लगता है कि ये जरूर हुआ है, क्योंकि एक भय बैठ गया, पहले बॉल पे छक्का पड़ गया। और देखिए ईश सोडी अगर आप ना करे एडम जम्पा से तो अलग है, कितनी देते हैं, लंबे कद के हैं, थोड़ा राउंड आर्म एक्शन है और ज्यादा रेवोल्यूशन लाने की कोशिश में वो या तो वाइड फेंक रहे थे या हाफ पिचर्स, हाफ ट्रैकर्स डाल रहे थे, जिसको मिच मार्श ने बहुत सही तरीके से या बहुत दूर तक मारा। और मुझे चाय पी के मारा है सर, चाय आप पी रहे, चाय पी के मारा है मिचेल मार्श ने, इतना टाइम था मारने के लिए। क्योंकि इतना अगर देखिए आप हाफ पिच डालते हैं तो बैट्समैन के पास पूरा समय है, आप चाय पीकर फिर छक्के लगा सकते हैं। तो वही हुआ। और मेरे ख्याल से इसका एक बैकग्राउंड अगर आप, मैं आंकड़े देख रहा था, मैं पूरा रिसर्च नहीं कर पाया हूँ, लेकिन पहले जब वो व्हाइट बॉल क्रिकेट खेले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो तभी भी उनकी अच्छी खासी धुलाई हुई है इस सोडी की। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा भय बैठ जाता है, कॉम्प्लेक्स रह जाता है कि इन बल्लेबाजों को मैं इजीली आउट नहीं कर सकता हूँ और क्या कुछ नया करूं, क्योंकि इस टूर्नामेंट में वो ट्रम्प कार्ड निकल के आए थे न्यूजीलैंड के। और आपका ट्रम्प कार्ड अगर फेल हो जाए तो आप किसके पास जाएंगे। तो ये एक विलियमसन के लिए दुविधा हो गई कि मेरा ट्रम्प कार्ड जो है आज फेल हो गया, हालांकि पिच में थोड़ी सी टर्न थी। नहीं, ट्रम्प कार्ड तो निखिल भाई फेल हुआ ही हुआ है, पपलू भी फेल हो गया है। निशम जो 1-2 ओवर अच्छा डालते थे पहले ओवर में, उनको भी पड़ी है कायदे से। और कसार साहब का इसी पे लेके सवाल है एक सवाल है उनका पूछना है कि ऑस्ट्रेलिया का बड़ा क्लिनिकल चेस था, लेकिन विलियमसन क्या डिफरेंट कर सकते थे इस मैच में बने रहने के लिए, मैच जीतने के लिए। आई थिंक जो ट्रेंट बोल्ट ने अच्छी गेंदबाजी की, पर हम सब जानते थे कि वो नया बॉल जब तक राजीव भाई है और दोनों साउदी और ट्रेंट बोल्ट दोनों बॉल को मूव कराते हैं। ट्रेंट बोल्ट ने गेंद अच्छा डाला, पर मुझे लगा जिस तरीके से उनका पहला 2-3 गेंद मूव हुआ था, थोड़ा सा और आगे डालने को देख सकते थे। सामने से कवर ड्राइव पे फिर स्लिप में भी चांस रहता है, क्योंकि आप ओपनर्स को आउट करेंगे तो चांस रहता है। और फिर हम जिस तरीके से बात कर रहे थे, हर मुकाबले में सेंटनर और ईस्ट सोडी के 48 गेंदे जो है ना वो फर्क डाल रही थी। कल वो असर नजर नहीं आया, कल घबराए हुए थे, फाइनल का मुकाबले का दबाव था या क्या था, बट उस तरीके से वो बॉडी लैंग्वेज नहीं नजर आई, उस फ्रीडम से वो गेंदबाजी नहीं कर रहे थे जिस फ्रीडम से वो पूरे प्रतियोगिता में गेंदबाजी कर रहे थे। और बीच ओवर 7 से 15 ओवर जो है ना वो बहुत अहम होते हैं राजीव भाई, और वो गेम पकड़ ही नहीं पाए। जी चलिए तो एक और ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फटाफट अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से जानेंगे उनके लिए बेस्ट वर्ल्ड कप मोमेंट्स क्या आते थे। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। Do you wonder why China does the things that it does? Or want to know how we could improve online privacy? Or perhaps you're thinking about how we can kickstart India's economy? If you'd like to search for the answers to such questions, check out All Things Policy, a daily public policy podcast that covers everything from employment figures to aircraft carriers. Tune in from Monday to Friday for new episodes and fresh takes. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। फटाफट जान लेते हैं अपने दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट से। आया सर, पहले आपसे, आपके लिए बेस्ट वर्ल्ड कप मोमेंट कौन सा था 2021 का? मेरे ख्याल से दोनों ही सेमीफाइनल में जिस तरह से 18-19 ओवर्स में जो बैटिंग हुई, पहले ऑस्ट्रेलिया से, उसके पहले न्यूजीलैंड से, ये एक्चुअली पूरा डिफाइन कर दिया या रीडिफाइन कर दिया टूर्नामेंट को। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड और पाकिस्तान फाइनल पहुंचेगी, वैसा हुआ नहीं, उलटफेर हो गया और जो टीम्स हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो फाइनल में पहुंच गई। तो ये दोनों जो है, और दोनों ही मैचेस बहुत बहुत एक्साइटिंग फिनिश में गई। जी निखिल भाई, आपके लिए बेस्ट मोमेंट? वही मेरे लिए भी, क्योंकि मैं भी हाथ खड़े करके कह सकता हूँ राजीव भाई की
इंग्लैंड और पाकिस्तान मैं सोच रहा था कि फाइनल में पहुंचेगी, लेकिन जो है वो क्लास के कोने में हाथ खड़े रह गए कि भैया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, क्योंकि बाद में दोनों टीमें चेस कर रही थी। बट ये तो रहा एक डिफाइनिंग मोमेंट की विश्व कप में दो बड़ी टीमें नहीं पहुंच पाई, या जो अच्छी क्रिकेट खेल रही थी वो नहीं आगे पहुंच पाई, सेमीफाइनल में उनका दौर खत्म हो गया। बट कुछ डिफाइनिंग मोमेंट मेरे लिए थे कि जिस तरीके से एडम जैम्पा ने आके 5 विकेटें निकाली, और कल शाम को मिचेल मार्श के लिए एक खिलाड़ी, मुझे लगता है कि जो खिलाड़ी में प्रतिभा है कल उसकी हमने एक झलक देखी है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो बेचारा जब आईपीएल भी खेलने आता है इंजरी के कारण बाहर हो जाता है, या ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलता है और बड़ी बड़ी इंजरी रहती है, 2-2 3-3 महीने गायब हो जाता है। तो जो उस खिलाड़ी की प्रतिभा है कल उसकी झलक मुझे नजर आई, और उम्मीद करता हूं कि इस किस्म की वो पारियां खेलते रहे, क्योंकि एक प्योर एंटरटेनर है। आईपीएल में ये बड़े पैसों में बिकने चाहिए। बिल्कुल, कई लोगों ने मेगा ऑक्शन के लिए अपना दावा भी ठोक दिया। जी ऐसा कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, मैं आप पूछ रहे थे हाइलाइट्स क्या रही है मेरे लिए, तो मैं कहूंगा कि देखिए T20 अक्सर माना जाता है कि बल्लेबाजों के लिए छक्के चौके देखने आते हैं यहाँ पर, लेकिन जो 2 गेंद शाहिनशाह अफरीदी ने की गजब की लेट वो बहुत जबरदस्त ना भूलने वाले मोमेंट। एक तो पहले गोल्डन डक रोहित शर्मा को पहली मैच में, उसके बाद गोल्डन डक आरन फिंच को सेमीफाइनल में। ये अलग बात है कि पाकिस्तान एक मैच जीती दूसरी मैच हार गई, लेकिन जो उनका लेट एक तो गति है, लेट स्विंग है, जो हुनर है, वो बताता है कि आगे चलते हुए आगे सालों में आगे मैचेस में ये बहुत बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं। मेरे लिए लेकिन डिफाइनिंग मोमेंट थोड़ा सा अलग था इस वर्ल्ड कप का। मेरे लिए रिजवान जिस तरह से हॉस्पिटल में थे, वो बैटिंग करने आए और उन्होंने जिस तरह की बैटिंग की है, वो मेरे लिए शायद सबसे बड़ा मोमेंट था इस वर्ल्ड कप का। कमाल की बैटिंग थ्रू आउट द टूर्नामेंट की, और खासतौर से ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जिस तरह से उन्होंने डोमिनेट किया, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद ये खिलाड़ी मैदान पे आएगा और इतनी धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया यासर आपका। निखिल भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी खेल नीति के साथ रोज सुबह जुड़े 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Cyrus Says, Cyrus talks to journalist Amrit Raj about his new book, Indian Icon, a cult called Royal Enfield, and what inspired him to write it. On a show about crypto, Rohan asks comedian and artist Prasad Bhatt the question, can NFTs change an artist's life? Personhood legally means a rights-bearing body, but not all bodies have rights unless the law recognizes them as persons. On The Longest Constitution, Priya helps us understand what is a person. On The Habit Coach, Ashley answers a very interesting question. How can one become a better person when they feel broken? And on Marathi Kirkitun, Rajiv and Manik Deshmukh draws into the world of letters and sentimental value that they hold. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And do follow us on YouTube. We have a number of different channels. You can find them on ivmpodcast.com/YouTube, where you'll be able to take a look at all of the channels we have. And finally, we'd like to thank our sponsors this week: Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch, Kuber, Slay Coffee, Intel, and Oxfam India. Thank you so much. You make this possible. Have you ever wondered where the business world is headed? How the ways in which we create, market, and sell to consumers will evolve? Or if we'll ever go back to wearing pants while working? For answers to all of this and more, tune into Advertising is Dead with me, Varun Dugirala. Every Tuesday, as I talk to entrepreneurs, leaders, and change makers from across business, media, marketing, and beyond. You can catch all episodes of Advertising is Dead on the IVM Podcast website, app, or wherever you get your podcasts from.